आज हम परिवहन और संचार के साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने इसके पहले बहुत से टॉपिक देखे, जैसे जनसंख्या वाला देखा, मानव संसाधन के बारे में, इसके अलावा बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं देखी। अब नया टॉपिक है हमारे परिवहन व संचार। परिवहन और संचार की अगर हम बात करते हैं तो परिवहन के साधन जो हमारे देश के विकास में एक सतत योजना के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं, माल ढोने का कार्य करते हैं, व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य परिवहन करते हैं। हम बात करते हैं संचार के साधन। आज वर्तमान समय में अगर हम बात करते हैं तो बात करने का, इसके अलावा किसी भी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? हमारे संचार का साधन है। हम बात कर लेते हैं इसमें सर्वप्रथम परिवहन की। अगर हम परिवहन की बात करते हैं तो परिवहन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। परिवहन के साधन अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे स्थल पर चलने वाले, जल में चलने वाले, इसके अलावा वायु में चलने वाले। इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। परिवहन, तो परिवहन के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं कि किसी भी देश में सतत विकास में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली एक महत्वपूर्ण साधन है। परिवहन क्या है कि किसी भी देश में सतत विकास में सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली एक महत्वपूर्ण साधन है। अगर किसी भी देश के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग अच्छे होंगे, राज्य मार्ग होंगे, सड़कें अच्छी होगी, तो परिवहन के साधनों में कोई दिक्कत नहीं आती। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में उनमें कोई तकलीफ नहीं होती। वर्तमान में धीरे धीरे सड़कों की व्यवस्थाएं सुधारी जा रही हैं। परिवहन के साधनों के अंतर्गत उनमें नया आधुनिकीकरण किया जा रहा है। तो परिवहन के साधनों की अगर हम बात करते हैं तो परिवहन के साधन किस किस प्रकार के होते हैं? परिवहन के साधनों की अगर हम बात कर लेते हैं तो परिवहन के साधनों में कौन कौन से होते हैं? इसके अंतर्गत हम अगर देखते हैं तो इसमें होते हैं एक तो स्थल परिवहन, जल परिवहन और एक होता है वायु परिवहन। परिवहन के साधनों में अगर हम बात करते हैं स्थल, जल और वायु परिवहन, तीन प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार की परिवहन। अगर स्थल की बात करते हैं तो स्थल परिवहन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक तो आती है इसमें सड़कें, एक आती है इसमें रेल, और नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो पाइपलाइन। ये चीजें किसके अंतर्गत आती है? हमारे स्थल के अंतर्गत। सड़कों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं, हमारे NH आते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्टेट हाईवे आते हैं, जिला सड़कें आती हैं, ग्रामीण सड़कें आती हैं। रेलों की अगर हम बात करते हैं तो रेलें हमारे साधन का सबसे अच्छा साधन माना जाता है, क्योंकि इसमें माल ढोने के लिए अच्छी किस्में से हम अच्छे भरपूर तरीके से माल भर कर ले जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो सड़कें सर्वाधिक परिवहन का साधन है, माल ढोने का साधन माना जाता है। पाइपलाइन आती है हमारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गैस पहुंचाने का कार्य, तेल पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? पाइपलाइन के द्वारा किया जाता है। नंबर 2 के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है हमारे जल। इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं तो इसमें आता है एक तो आंतरिक जल परिवहन। नंबर 2 आता है तो हम बात करते हैं समुद्री परिवहन। एक तो है आंतरिक और एक है हमारे समुद्री परिवहन। जल के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो आंतरिक जल परिवहन क्या होता है कि किसी देश में या किसी राज्य के अंतर्गत अगर कोई नदियां हैं, झीलें हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ढोने के लिए
जल परिवहन का भी उपयोग किया जाता है। समुद्री परिवहन जैसे हिंद महासागर है, प्रशांत की खाड़ी है, अंटार्कटिक महासागर है, तो ये क्या है, बड़े बड़े महासागर हैं। ये क्या होता है कि यहाँ पर बड़े बड़े जलयान होते हैं जिनमें माल ढोकर या व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता है। तो समुद्री परिवहन भी हमारे जल के अंतर्गत आता है। नंबर 3 अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आता है हमारे वायु परिवहन। वायु परिवहन के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसमें आता है एक तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। नंबर 2 अगर हम बात करते हैं तो घरेलू विमान सेवा, घरेलू विमान सेवा। वायु परिवहन के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। नंबर 2 आती है घरेलू विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा के अंतर्गत भी अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत भी 2 चीज़ें होती है। एक तो होती है सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत, सार्वजनिक प्राधिकरण, और नंबर 2 होती है इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो होती है निजी विमान सेवा, निजी विमान सेवा। अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा की अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय विमानें एक देश से दूसरे देश में परिवहन का कार्य करती है। जैसे कि भारत से चीन, भारत से यूरोप, अमेरिका तक जो विमान एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के अंतर्गत। हम बात करते हैं घरेलू विमान सेवा की, तो घरेलू क्या होते हैं, किसी देश के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत। अगर हम इसमें देख लेते हैं तो इसमें भी आते हैं सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा। सार्वजनिक प्राधिकरण की अगर बात करते हैं तो ये सेम ही होते हैं, इसमें गवर्नमेंट का भी अधिकार होता है या किसी निजी कंपनी का भी अधिकार होता है। निजी विमान सेवा ये पर्सनली किसी की होती है जो इस पर खुद स्वयं का अधिकार होता है। इस प्रकार परिवहन के साधन थे हमारे स्थल, जल और वायु वाले। स्थल में हमने देखे सड़कें, रेल और पाइपलाइन। जल में हमने देखी आंतरिक जल परिवहन, समुद्री परिवहन। वायु के अंतर्गत हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, घरेलू विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा में हमने सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा के बारे में देखा। अब हम इसमें अलग अलग करके इनको देख लेते हैं और सर्वप्रथम हम देख लेते हैं स्थल परिवहन। और स्थल परिवहन के अंतर्गत सर्वप्रथम हम देखेंगे सड़क परिवहन के बारे में। तो स्थल परिवहन के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये परिवहन का सबसे बेहतरीन साधन माना जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आती हैं हमारे सड़कें, रेलें, पाइपलाइन है, वो किसके अंतर्गत आती है, हमारे स्थल परिवहन के अंतर्गत आती है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल ढोने के लिए, व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का सबसे सुगम साधन माना जाता है। स्थल परिवहन की बात कर रहे हैं हम, तो स्थल परिवहन के अंतर्गत हमने देखा इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं हमारे। एक तो सड़कें आती हैं, रेलें आती हैं। इसमें सर्वप्रथम हम देख लेते हैं सड़कें। सड़कों की अगर हम बात करते हैं तो परिवहन के क्षेत्र के अंतर्गत अगर हम देखते हैं कि भूस्थल पर चलने वाले साधन जो किसके अंतर्गत आते हैं, हमारे स्थल के अंतर्गत आते हैं। भूस्थल पर चलने वाले साधन जैसे मोटर हैं, बसें हैं, टेम्पू हैं, गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, हमारे सड़कों के अंतर्गत आती है, जो सड़कों पर चलती है। ये कौन से परिवहन के अंतर्गत आएगा, हमारे स्थल परिवहन के अंतर्गत आता है। अगर हम देख लेते हैं, छोटी सी जानकारी देखते हैं, तो लगभग भारत का 100% परिवहन होता है, उनमें 65% माल ढोने का कार्य, 65% माल ढोने का कार्य किससे किया जाता है, सड़कों से किया जाता है। इसके अलावा यात्रियों के लिए लगभग 80% यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सड़कों के द्वारा ही किया जाता है। अगर हम भारत में 100% की बात करते हैं, ऐसे भारत के अंदर वायु परिवहन भी है, जल परिवहन भी है और स्थल परिवहन भी, लेकिन इनके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो सर्वाधिक परिवहन होता है हमारे सड़कों के द्वारा, जिसमें 65% भाग माल ढोने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, सड़कों के द्वारा किया जाता है। और यात्री परिवहन की अगर हम बात करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों को पहुँचाने का कार्य की
अगर हम बात करते हैं तो सड़कों से कितने प्रतिशत किया जाता है, 80% के लगभग किया जाता है। और अगर हम वर्तमान डाटा की अगर हम बात करते हैं तो यात्री परिवहन के अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो यात्री परिवहन धीरे धीरे सड़कों के ऊपर 7 से 12% की दर से बढ़ रहा है। यात्री परिवहन की अगर हम बात करते हैं तो यात्री परिवहन भी 7 से 12% की दर से बढ़ रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत तो सड़कों के ऊपर वाहनों की संख्या भी 12% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। कितनी प्रतिशत बढ़ रही है, 12%। 7 से 12% तो परिवहन के साधनों में साधन बढ़ रहे हैं। और नंबर सेकंड अगर हम बात करते हैं 12% साधनों की संख्या बढ़ती हुई जा रही है। किसके ऊपर बढ़ती हुई जा रही है, ये सड़कों के ऊपर बढ़ती हुई जा रही है। हमने देखा भारत की सड़कों के बारे में, तो भारत की सड़कों के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको कहा कि 65% माल ढोने का कार्य सड़कों से किया जाता है। 80% यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का कार्य किससे किया जाता है, सड़कों से। वर्तमान में प्रतिवर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 7 से 12% क्या हो रहा है कि यात्री बढ़ रहे हैं, किनके ऊपर, सड़कों के ऊपर। इसके अलावा 12% की दर से यात्री क्या कर रहे हैं, वाहनों को लेकर आ रहे हैं, नए नए वाहन लेकर आ रहे हैं। अगर हम डाटा देख लेते हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखते हैं तो हमारे 10th की बुक्स के अंतर्गत दिया गया है 2015 का। तो अगर हम बात करते हैं मार्च 2015 की अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर सड़कों की कुल लंबाई बताई गई है 54,72,000 किलोमीटर। भारत में सड़कों की कुल लंबाई बताई गई है 54,72,000 किलोमीटर मार्च 2015 के डाटा के अनुसार। अगर हम इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सड़क मार्ग आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग। नंबर सेकंड अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आते हैं राज्य मार्ग। नंबर थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो नंबर थर्ड के अंतर्गत इसके अंतर्गत आते हैं जिला सड़कें। नंबर फोर्थ की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आती है हमारे ग्रामीण सड़कें। ये किसके अंतर्गत आती है, हमारे परिवहन के साधन जो सड़कें हैं। अब सड़कों में भी अलग अलग प्रकार से हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग, जिला सड़कें और ग्रामीण सड़कें। और इसके अंतर्गत भी हम भारत के अंतर्गत विकास किया गया, वो किया गया कि भारत के जो मुख्य मुख्य बड़े शहर हैं उनको जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत क्या था कि भारतीय माल को एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने पर ज़्यादा समय नहीं लगे, माल ढोने के लिए ये गलियारे बनाए गए। पहले भारत के अंतर्गत 2 लेन की सड़कें थी, फिर 4 लेन की सड़कें हुई। आज वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 6 लेन 8 लेन की सड़कें बनाई जा रही हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत हमारे भारत के 4 मुख्य शहरों को जोड़ा गया है। हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत, ये हमारा भारत है। स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, इसके अंतर्गत 4 मुख्य शहर, एक तो है दिल्ली, यहां पर है मुंबई, यहां पर है चेन्नई और यहां पर है कोलकाता। स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत भारत के 4 मुख्य शहरों को मिलाने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया, दिल्ली से बम्बई तक। अब इसे हम NH8 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ये NH8। NH8 का कुछ हिस्सा हमारे राजस्थान से होकर भी गुजरता है। दिल्ली से बम्बई, बम्बई से चेन्नई के मध्य, कोलकाता से चेन्नई और कोलकाता से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ये गलियारा बनाया गया। इसके अलावा भारत में 2 गलियारे बनाए गए थे। एक गलियारा तो था उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर में है श्रीनगर। श्रीनगर से लेकर भारत के दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी तक एक गलियारा तो ये बनाया गया।
दूसरा गलियारा बनाया गया पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, यह बनाया गया पोरबंदर, पोरबंदर से सिलीचीन। इसके अलावा दो गलियारे थे, एक तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, पोरबंदर से सिलीचीन तक, ये दो गलियारे अलग से। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया गया। अगर हम इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो इनकी रखवाली कौन करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसके द्वारा इनका रखरखाव किया जाता है। अगर शॉर्ट में अगर हम बोलते हैं तो NHAI इसको संभालने का कार्य करती है। ये हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज। अगर हम इसमें देख लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, अब हम राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में देख लेते हैं तो कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ऐसे भारत में बहुत से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, लेकिन हम उन्हीं का अध्ययन करने की कोशिश करेंगे जो हमारे राजस्थान से गुजरते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों की अगर बात करते हैं तो देश में दूरस्थ भागों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये भारत के प्राथमिक तंत्र होते हैं जिनका निर्माण रखरखाव केंद्रीय प्राधिकरण विभाग CPWD के द्वारा किया जाता है, CPWD के द्वारा किया जाता है। और ये किसके अधिकार क्षेत्र में? हमारे केंद्रीय निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। अगर हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत तो बहुत से नेशनल हाईवे आपने सुना होगा, नेशनल हाईवे 1, 2, 3, 8, 11, 12 इनके बारे में आपने सुन रखा होगा। जैसे अपन बात कर लेते हैं नेशनल हाईवे 1 की, तो नेशनल हाईवे 1 की बात करते हैं तो नेशनल हाईवे 1 दिल्ली से अमृतसर के मध्य ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था, जो भारत का प्राचीनतम माना जाता है। इससे भी पहले भारत में सड़कों का निर्माण किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे राजस्थान से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं। राजस्थान से लगभग 7 नेशनल हाईवे गुजरते हैं। कितने गुजरते हैं? 7 नेशनल हाईवे। अब 7 नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं तो उनके बारे में हम इसमें अध्ययन कर सकते हैं। राजस्थान में कुल कितने हैं? 7 राष्ट्रीय राजमार्ग। और अगर हम बात करते हैं तो इनमें सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? 8। कौन सा है इसमें? 8। ये निकलता है हमारे दिल्ली से। कहाँ से निकलता है? दिल्ली से। दिल्ली से होते हुए ये हमारे राजस्थान में प्रवेश करता है। राजस्थान में प्रवेश करते हुए गुजरात, और गुजरात से कहाँ चला जाता है? ये हमारे मुंबई चला जाता है। कहाँ चला जाता है? ये हमारे मुंबई चला जाता है। राजस्थान में इसकी लंबाई 685 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 685 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 8 की, तो ये भारत का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है। और वर्तमान में इस लेन को 6 लेन कर दिया गया है। आगे इसे 8 लेन बनाने की भी प्रक्रिया चल रही है। वर्तमान में कितने लेन का है? ये 6 लेन का है। अब यह हमारे राजस्थान में कहाँ कहाँ से गुजरता है तो हम इसके बारे में हम देख सकते हैं। अगर मोटी मोटी बात करते हैं तो जयपुर, अजमेर, उदयपुर आदि स्थानों से होता हुआ कहाँ तक चला जाता है? हमारे मुंबई तक चला जाता है। जयपुर, अजमेर, उदयपुर, ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है? हमारे 8। इसके अलावा अगर हम सुरक्षात्मक दृष्टि से अगर बात करते हैं तो अगला राष्ट्रीय राजमार्ग आता है हमारे 8, नेशनल हाईवे 11। कौन सा आता है? हमारे 11। ये कहाँ से होकर गुजरता है? आगरा से। आगरा से प्रारंभ होता है, राजस्थान में प्रवेश करता है। राजस्थान में प्रवेश करने के बाद इसका अंतिम बिंदु माना जाता है बीकानेर। कौन सा माना जाता है? बीकानेर। बीकानेर तक कौन सा नेशनल हाईवे? 11। कहाँ से प्रारंभ होता है? ये हमारे आगरा से प्रारंभ होता है। आगरा के बाद यह भरतपुर, दौसा, जयपुर। जयपुर से आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद यह सीकर होता हुआ कहाँ चला जाता है? बीकानेर चला जाता है। कौन सा है?
NH11। अगले नेशनल हाईवे की अगर हम बात करते हैं तो अगला नेशनल हाईवे आता है हमारे NH12। NH12 कहाँ से कहाँ तक निकलता है तो हम देख लेते हैं। NH12 है जयपुर से निकलता है, जयपुर से निकलने के बाद मध्य प्रदेश के भोपाल तक चला जाता है। कहाँ तक चला जाता है? ये भोपाल तक चला जाता है। कौन सा? NH12। इसे 52 के नाम से भी जाना जाता है, नेशनल हाईवे 12। कहाँ कहाँ से? जयपुर से प्रारंभ होता है, टोंक आता है, टोंक के बाद बूंदी आता है, बूंदी के बाद कोटा आता है, कोटा के बाद झालावाड़, और झालावाड़ के बाद राजस्थान की सीमा को छोड़ते हुए कहाँ तक चला जाता है? मध्य प्रदेश के भोपाल तक चला जाता है। नेशनल हाईवे 12 जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होते हुए कहाँ तक चला जाता है? हमारे भोपाल तक चला जाता है। अगली अगर हम बात करते हैं तो नेशनल हाईवे 14। नेशनल हाईवे 14 की अगर हम बात करते हैं तो वो कहाँ से प्रारंभ होता है? हमारे अजमेर से प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? वो अजमेर से। और अजमेर से भी कहाँ से प्रारंभ होता है? वो ब्यावर से। कौन सा? नेशनल हाईवे 14। नेशनल हाईवे 14 की अगर बात करते हैं तो ये स्टार्टिंग होता है हमारे ब्यावर से। कहाँ से प्रारंभ होता है? हमारे ब्यावर से। ब्यावर से कहाँ जाएगा? ये पाली। पाली से आगे बढ़ता है तो ये कहाँ चला जाता है? सिरोही। और सिरोही में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माउंट आबू, और माउंट आबू होता हुआ ये कहाँ तक चला जाता है? कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में है। यहाँ तक कौन सा नेशनल हाईवे जाता है? 14 चला जाता है। हमने देखा राजस्थान के नेशनल हाईवे। इसमें हमने देखे कौन कौन से नेशनल हाईवे थे। इसमें पहला देखा हमने NH8। NH8 कहाँ से प्रारंभ होता है? दिल्ली से। दिल्ली से प्रारंभ होकर ये कहाँ तक चला जाता है? मुंबई तक चला जाता है। ये राजस्थान में लगभग 685 किलोमीटर की लंबाई में प्रवेश करता है। ये भारत का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग माना जाता है, जो अभी सर्वाधिक चौड़ाई में स्थित है। ये कहाँ कहाँ से होकर निकलता है? जयपुर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर आदि जिलों से होता हुआ गुजरात में प्रवेश करता है। उसके बाद मुंबई चला जाता है। उसके बाद हमने देखा NH11। NH11 की अगर हम बात करते हैं तो NH11 आगरा, भरतपुर, दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ कहाँ तक चला जाता है? हमारे बीकानेर तक चला जाता है। NH11 इसको सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेशनल हाईवे 12, तो नेशनल हाईवे 12 कहाँ से कहाँ तक है? हमारे जयपुर, जयपुर से चलते हैं टोंक आएगा, टोंक के बाद बूंदी आएगा, बूंदी के बाद कोटा आएगा, कोटा के बाद झालावाड़, और झालावाड़ से कहाँ चला जाता है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक चला जाता है। कौन सा है ये? नेशनल हाईवे 12। अगले की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल हाईवे 14। नेशनल हाईवे 14 की अगर हम बात करते हैं तो अजमेर के ब्यावर से प्रारंभ होता है। अजमेर के ब्यावर से प्रारंभ होता है तो ये कहाँ कहाँ से होकर चला जाता है? तो यह ब्यावर, पाली, सिरोही, माउंट आबू होता हुआ कांडला बंदरगाह गुजरात तक चला जाता है। इस प्रकार से हमारे नेशनल हाईवे हुए। ये किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे परिवहन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, धन्यवाद।